नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 11 नवंबर और 11 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जिससे 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 प्रश्नों से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि पश्चिमी मध्य रेलवे यानी कि WCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जबलपुर होगा। ठीक है, पश्चिमी मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के तहत 18 क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य रेलवे 4 जुलाई 2002 को रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। यह 1 अप्रैल 2003 को अस्तित्व में आया था और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और पश्चिमी मध्य रेलवे 3 भारतीय राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को शामिल करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि अगर आप एसएससी एमटीएस 24 में हुई एग्ज़ामों का एक कंबाइंड पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि अभी तक तो आपका 30 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक का मिल जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम 3 दिन और बचा हुआ है। ठीक है, तो उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कंबाइंड रूप से लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। हर एक प्रश्न के साथ आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। अभी लेते हैं तो 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, और थोड़ा दिन 2-3 दिन बाद लेते हैं तो सब मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी लीजिएगा तो वो आगे का पीडीएफ नहीं मिलेगा, वो भी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आपको मात्र 25 रुपये जो कि पे करना पड़ेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। और प्रत्येक शिफ्ट के आपको 20 प्रश्न जो कि गारंटेड मिलते हैं, 100% रेयर मिलते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, उससे भी आप लोग डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर को सेव करके भी आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अजय पाल सिंह बंगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अजय पाल सिंह बंगा जो है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और 19 अक्टूबर 2014 को प्रतिष्ठित मैगजीन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के द्वारा जारी वर्ष 2014 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ निष्पादन वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सूची में उन्हें शामिल किया गया था। वे इस सूची में 64वें स्थान पर हैं और वे सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह सभा का जो स्थापना है वह आपका कहाँ पर हुआ था। तो सिंह सभा की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना की गई थी। पहले 1873 में अमृतसर में, बाद में 1879 में यानी कि 1879 में कहाँ पर, लाहौर में। ठीक है, तो डेट को याद रखिएगा। 1873 में अमृतसर में सबसे पहले किया गया था, इसके बाद आपका 6 साल बाद 1879 में आपका लाहौर में किया गया था। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और गैर सिख आचरणों से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मध्य पाषाणकालीन युग इसका राइट आंसर होगा। मेसोलिथिक, जिसे मध्य पाषाणकालीन युग भी कहा जाता है, प्राचीन संस्कृत चरण है जो पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण युग के बीच मौजूद था। इसके पत्थर के औजारों के साथ और नव पाषाण यानी कि नया पाषाण युग इसके पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों के साथ। इसके अलावा मध्य पाषाण काल की भौतिक संस्कृति को पूरा पाषाण काल की तुलना में अधिक नवीनता और विविधता की विशेषता है, इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र भारतीय राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा प्राप्त करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं
उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम समाप्त होने के बाद इन क्षेत्रों में बारिश लाता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून इन क्षेत्रों के लिए वर्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह क्षेत्र में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 जीत लिया है, इस टीम का कप्तान कौन था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि WPL 2023 है वह किसने जीता है। ठीक है, तो WPL 2023 की बात करते हैं तो यह जीता है आपका मुंबई इंडियंस ने। इसके अलावा WPL 2024 की बात करते हैं तो WPL 2024 जो है वो जीता है आपका RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा इस टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के कप्तान कौन है, तो आपका स्मृति मंधाना है। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, स्मृति मंधाना के नेतृत्व में RCB ने अपना पहला WPL खिताब जीता है। मंधाना अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ी है। उन्होंने एक कप्तान और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में भी टीम का जो है नेतृत्व किया है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा उनकी रणनीतियों और नेतृत्व ने टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत उनकी कप्तानी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यानी कि आपका रनअप कौन रहा था 2024 WPL का, तो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स रहा था। इसके अलावा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं, हालांकि आपसे 2023 पूछा गया। द्वितीय विजेता यानी कि रनअप आपका दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप किसके पास था, एलिस पेरी के पास था। पर्पल कैप श्रीलंका पाटिल के पास था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी आपकी दीप्ति शर्मा थी। उभरता हुआ खिलाड़ी श्रीलंका पाटिल थी। सर्वश्रेष्ठ जो कैच है आपका संजीवन संजना के द्वारा लिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर रेट जो है जॉर्जिया वेरहैम के द्वारा। फेयर प्ले पुरस्कार जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा। और मैन ऑफ द मैच यानी कि फाइनल का खिलाड़ी जो थी वो थी सोफी मेलिनस्क। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगला है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौथा एंग्लो मैसूर जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1798 से लेकर 1799 तक। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। किसके किसके बीच लड़ा गया था, मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। मैसूर साम्राज्य का शासक कौन था, हैदर अली। फिर बाद में उसका बेटा टिप्पू सुल्तान बना था। तो चौथा जो है आपका वो लड़ा गया था एग्जैक्ट टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, इतिहास में चार एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। पहला यानी प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है 1780 से 1784 के बीच, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ही आपका जो हैदर अली है वो आपका मर गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। और उसी के बाद आपका जो है टिप्पू सुल्तान है जो कि आपका शासक बना। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा 1789 से लेकर 1792 तक। इसके अलावा चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टिप्पू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है 1799 में। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हु इज़ द न्यू डिप्टी CM ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका मुकेश अग्निहोत्री हो जाएगा। CM ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला है हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। ठीक है, तो हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर के लेखक आपके विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विष्णु प्रभाकर। हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। यह उपन्यास साल 1992 में प्रकाशित होता है और साल 1993 में इस उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हेन वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जैक्ट जो प्रश्न आपका बना था पूछा गया था कि जब आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आपका ऐड किया गया था तो उस समय आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर था। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू द Constitution in 2002. The 86th
अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी टू लिस्ट। इसके अलावा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। इसके अलावा दिस ड्यूटी वाज एडेड by 86 Constitutional Amendment Act 2002 and the 11th fundamental duty which was added to this list is to provide opportunities for education to children between 6 to 14 years of age, and duty was present to ensure that such opportunities are being awarded to their child। And the sixth amendment to the Constitution of India in 2002 provided the right to education as a fundamental right in part 3 of Constitutions। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिकी में कार्य की इकाई क्या होता है। ठीक है, तो कार्य की इकाई आपका जूल, जिसे कि हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो भौतिकी इकाई में कार्य की इकाई जूल होती है। इसे संक्षेप में जैसे दर्शाया जाता है, एक जूल को उस कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक ले जाने पर किया जाता है। अगला है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS भारत सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर 2016 यानी कि 2016 होगा। द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006। पर्पस क्या था, टू हेल्प पीपुल फाइंड जॉब, क्रिएट जॉब एंड इम्प्रूव वेजेस। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि तानवी शाह को डैश गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो तानवी शाह को जय हो गाने के लिए जो है आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो तानवी शाह को जय हो गाने के लिए स्पेनिश बोल लिखने के लिए 52 में ग्रैमी अवार्ड्स में AR रहमान और गुलजार के साथ विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ लिखित गीत के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। तानवी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। तो अभी तक आपका थर्ड शिफ्ट का इतना ही प्रश्न मिला है। तो और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे उसको हम PDF में आपको देंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी SSC MTS एग्जाम 2024 में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सभी का PDF लेना चाहते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आप इस PDF को ले सकते हैं। और 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। मात्र 25 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। बाकी और जो भी डाउट्स वगैरह होंगी आपको वहीं पर बता दी जाएगा। आपको बता दें कि ये PDF आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।